मान्यवर विनोद आर्या जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात आके। धन्यवाद सर। साथियों, बामसेफ का 50वां वर्ष, गोल्डन जुबली, आइए साथ में महसूस करें ये 50 साल जो संस्थागत आंदोलन चलाने के 50 साल हैं, और इस संस्थागत आंदोलन को 1973 से 2023 तक, मैं ये नहीं कह रहा कि आंदोलन इससे पहले नहीं चले, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में किसी मूवमेंट को रन करना, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे और दिस सेशन और दिस कन्वेंशन विच वी आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर। आइए साथ में इस गौरव की अनुभूति को महसूस करते हैं कि बामसेफ के 50वें संस्थागत वर्ष की ये बुनियाद है। मैं अपनी बात को कुछ महापुरुषों के नाम से ज़रूर शुरू करूंगा। तो करुणा के सागर और तर्क शक्ति को बढ़ाने का ज्ञान देने वाले महात्मा बुद्ध, संत शिरोमणि संत रैदास महाराज, संत कबीर, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले, विश्व विभूति बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज, दक्षिण में मूल निवासियों की लड़ाई लड़ने वाले नारायणा गुरु, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने वाले ईवी रामासामी नायकर पेरियार, सुदूर पहाड़ों में उलगुलान का उद्घोष एवं मूल निवासियों की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा, प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मूल निवासी स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी पासी, मान्यवर कांशीराम जी एवं यशकाई डीके खापर्डे साहब, और बामसेफ से मुझे जोड़ने एवं जीवन में सक्षम बनाने वाले मेरे गुरु प्रोफेसर विवेक कुमार, और इनके साथ ही साथ वो तमाम अनाम सामाजिक कार्यकर्ता और इस आंदोलन के सिपाही, उन सब को हम नमन करते हैं और अपना प्रणाम जो है, अपने हाईएस्ट रिगार्ड्स उनको कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि इस 50वें वर्ष में जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या संस्थागत है, और इस बात को साथियों इस बात से भी समझा जा सकता है कि बामसेफ ने लोकतांत्रिक तरीके से समता मूलक सिद्धांतों पर चलते हुए एक समावेशी इस 50 सालों में ऐसा आंदोलन तैयार किया है जो मैं कहूँगा 50 साल लगभग एक पीढ़ी होता है। तो एक पीढ़ी का लगभग बामसेफ का आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न होता है, और इसी सफलता में शामिल है उस दूसरी पीढ़ी को भी जोड़ देना, उसको भी तैयार करना, जो यहाँ के हॉल्स में जब बच्चे समाजीकरण होता है, उनका सोशलाइजेशन होता है, जब स्टेज पे अभिषेक जैसे और तमाम यंगस्टर्स बोलते हैं, तो ये सब उदाहरण हैं कि बामसेफ ने अपने 50 सालों में उन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ, जिसमें इंक्लूसिवनेस को रखा है, उसके साथ साथ एक पीढ़ी ने अपना पूरा भरपूर योगदान दिया और दूसरी पीढ़ी को तैयार कर दिया, खड़ा कर दिया है कि वो इस आंदोलन में शामिल हो और अपना कंट्रीब्यूशन करें। इतना ही नहीं, बामसेफ ने और उसके सहयोगी संगठनों ने जो दिल्ली में भी कवायद की थी, जिसमें देश के तमाम संगठनों ने साथ मिलकर प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में आवाज बुलंद की, मक्कम के सहारे, ये भी एक एविडेंस है कि कैसे बामसेफ ने विभिन्न संगठनों को अपने साथ जोड़ा जो अलग अलग विचारधाराओं पर चल रहे थे। ये सफलता है बामसेफ के इन 50 वर्षों में। दूसरा एक ज्वलंत उदाहरण आज देखिए, हमारे बीच माननीय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली संदीप सिंह जी बैठे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज छोड़िए, मेरे को जैसा विदित हुआ जो हमारे पर्सनल डिस्कशन में कि सर का जो है लगाव इस आंदोलन से है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक एमएलए आकर कह रहा है, और ये आंदोलन की ताकत है, वो कह रहे हैं यहाँ पर आके कि मुझे इन्वाइट करिए, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। ये ताकत है साथियों बामसेफ के आंदोलन की। सर हम शुक्रिया अदा करते हैं, और मुझे लगता है जो नौजवान पीढ़ी है वो इन उदाहरणों से बहुत कुछ सीखती है कि कैसे आप बड़ी पोजीशन पे रहते हुए, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए इतने हम्बल हो सकते हैं कि आप दूसरे के घर खुद जाएं। आप कह सकते हैं किसी के घर में जाके कि भाई मुझे चाय पे बुलाइए, शायद
नहीं कह पाएंगे, लेकिन एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास आकर मंच से खुले रूप से कहते हैं कि आप मुझे बुलाइए, मैं जुड़ना चाहता हूं। बियॉन्ड आइडियोलॉजीज को क्रॉस कटिंग करते हुए बामसेफ ने अपनी विचारधारा को मजबूती के साथ स्थापित किया है। हमें साधुवाद देना चाहिए उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन सभी नेताओं का जिन्होंने बामसेफ को यहां तक लाकर खड़ा किया है। इसके अलावा साथियों, सिर्फ बामसेफ ये मंच के लिए और यहां से एक तरफा बात रखने के लिए नहीं है। कल जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, कुछ समय बीच में था, तो मैं एक कमरे में चला गया। उस कमरे में जो डिस्कोर्स, बातचीत आपस में लोग करते हैं, निर्विघ्न, बिना कंस्ट्रेंट के, समझिए कि ये पब्लिक प्लेसेस और वहां पर मूल निवासी समाज का इकट्ठा होना और ये पब्लिक डिस्कोर्स में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है। जहां पर हमारी माताएं, जहां पर हमारी बहनें, जहां पर हमारे यंगस्टर्स, जहां पर हमारे एक्सपीरियंस लोग और जहां पर हमारे बच्चे ये बातें सीखते हैं, समझते हैं। तो इस पूरे कन्वेंशन का, इन पूरे प्रोग्राम्स का एक पहलू वो भी देखना जरूरी है जो फ्री फ्लो में चलता है। चाहे लोग बॉनफायर पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हो, चाहे लोग कमरों में बैठकर आराम से रजाई के बीच में अपनी चर्चा कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंस है इन प्रोग्राम्स की और बामसेफ की, फिर से मैं कहना चाहूंगा। अब साथियों, मेरा जो टॉपिक है, और मुझे लगभग 30 मिनट का समय दिया गया है, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात उसी समय में ख़त्म करूं, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद ज़रूर देना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक पल में, जो गोल्डन जुबली ईयर है, उसमें बामसेफ के पदाधिकारियों ने, अध्यक्ष महोदय, जनरल सेक्रेटरी महोदय और सारी टीम ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आके अपनी बात रख सकूं। और सेशन आज के चेयर मूल निवासी संजय मोहिते सर को भी थैंक यू देता हूं कि वो आज का सेशन चेयर कर रहे हैं। और विद योर परमिशन आई विल लाइक टू यूटिलाइज दिस 30 मिनट्स। टॉपिक है साथियों, एक राष्ट्र एक चुनाव, लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का मूल निवासी बहुजनों से डरे हुए या डरे अल्पसंख्यक गिरोहों का षड्यंत्र। मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहूंगा, क्योंकि समझिए कि चुनाव से रिलेटेड टॉपिक है, तो मैं चुनाव से रिलेटेड एक सवाल आपके सामने रखता हूं। कोशिश करिएगा कि जवाब अपने आप को दीजिए। और चुनाव शुरू होता है 10-10 साल के हिस्से में बांटते हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है इस लोकतांत्रिक देश में 1951 से। तो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 1990 और 2000, 2010 और 2020, इतने पड़ाव हैं। अब सवाल ये है, पहला काम हुआ पड़ाव बांटने का, इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि कंटेक्चुअलाइज करना जरूरी है। सवाल ये है हम सभी से जो इस सभागार में बैठे हैं, मूल निवासी समाज जिसको आप अपना हिस्सा समझते हैं या आप उसका हिस्सा अपने आप को समझते हैं, आपको लगता है इन दशकों में 1950 से 60, 60 से 70 या आ जाइए 2020 तक, कौन सा ऐसा दशक है जिसमें आपको या हमें लगता है कि हमारी राजनीतिक पार्टी थी, हमारा राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन था, हमारे राजनीतिक या पॉलिटिकल लीडर्स थे और वो पूरी गवर्नमेंट को या पूरी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर पाए। क्या वो 1950 से 60 था? क्या वो 60 से 70 का दशक था? 80 से 90, 90 से 91? एक मोटा मोटा जवाब तो ये मिलता है कि लगभग ये 1970 से 80 के दशक का प्रभाव है और उन कामों का प्रभाव है जो बामसेफ के फाउंडर मेंबर्स ने और बाद में बामसेफ ने एस्टैब्लिश्ड वे में शुरू किया, कि तब से इस पूरे देश के राजनीतिक पटल पर इन मूल निवासी समाज की, जिनको तालाब से पानी नहीं पीना है, जिनको कोई अधिकार नहीं है, उनके वोट की इतनी वैल्यू हो गई, उनकी डिग्निटी की, उनकी पहचान की इतनी वैल्यू हो गई कि इन हमारे जो खिलाफ के जो लोग हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इनको डर के मारे, अल्पसंख्यक वो माइनॉरिटीज जिनके पास वोट्स कम हैं, माइनॉरिटी यहां पर ये है, तो वो इस मेजॉरिटी को
अपीज करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचने पड़ रहे हैं। हमने उनको मजबूर किया और ये मजबूरी शुरू हुई उनके लिए 70 से 80 के दशक में स्थायी रूप से। और इसी के लिए फिर से आप सब रेखांकित कर सकते हैं कि बामसेफ का कितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इस देश की राजनीति को प्रभावित करने में। और ऐसे अपने दुश्मन को मजबूर कर देना क्या कम इंपॉर्टेंट है? आपका दुश्मन जो इतना शक्तिशाली, जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसको मजबूर होना पड़ रहा है ऐसे नए नए मैकेनिज्म लाने के लिए। तो इस को साथियों हमें अपनी ताकत के रूप में देखना चाहिए। ये नहीं कि विरोधी क्या कर रहा है और हम कमजोर हैं। अपनी ताकत को पहचानिए कि उसे मजबूर होना पड़ रहा है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए। अब इस कंटेक्स्ट में मैं बात को रखता हूं और फिर शुरू करते हैं जो टॉपिक था कि एक साथ चुनाव कराने का जो प्रचलन है वो अधिकांशतः किन देशों में है जहां राष्ट्रपति प्रणाली चलती है। इनमें कुछ देश हैं जैसे लैटिन अमेरिका, यूरोप, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और इनके कई सारे देश शामिल हैं। रिसेंटली या फिलहाल में इसको भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी अपनाने की कोशिश की। इंडोनेशिया ने 2019 में अपना पहला एक साथ चुनाव आयोजित किया। शुरू करने से पहले आपको यह नहीं लगता कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन शॉर्ट फॉर्म में करिए ONOE। अगर प्रोनाउंस करेंगे तो हो जाता है ओ नो। वो काम करवाने जा रहे हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन में ही ओ नो है। अब इससे गंभीर चर्चा की तरफ चलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत की चुनावी समस्याओं के लिए रामबाण बताया गया है। कोई ये नहीं बता रहा कि क्या समस्या है। बाण रामबाण लेके पहले आ गए। अरे भाई पहले बीमारी तो पता करो। बीमारी पता नहीं है और इलाज दूसरा लेके चले आ रहे। चलिए आगे देखते हैं। और कहते हैं, ये पक्ष वालों की बात बता रहा हूं, ये कहते हैं कि इनका उद्देश्य है चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना जिससे लोकसभा, विधानसभा और जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं वो एक साथ हो जाए। अरे भैया अब तक क्या सुव्यवस्थित नहीं चल रहा है? कौन सी अव्यवस्था फैली? छोड़िए सुव्यवस्था की डेफिनेशन, कौन सी अव्यवस्था यहां फैली है जिसको आप ठीक करना चाह रहे हैं? और जबरदस्ती अगर कोई ठीक करना चाह रहा है तो इसका मतलब समझिए कि परेशानी है नहीं जो वो दिखा रहे हैं। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने फिर से एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें गौर इस बात पे करना चाहिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। हमारी आइडेंटिटीज को, हमारे लोगों की आइडेंटिटीज को, इस कम्युनिटी की आइडेंटिटीज को जस्ट अप्रूविंग वे में वो अपनी कमेटीज में रखते हैं। क्या ये अध्यक्ष महोदय उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं समुदाय के हिसाब से? या उसको कमेटी में वो वही चीज रखेंगे जो पीछे से कहीं नागपुर से आएगी कि आपको ये रखना है? दीजिए जवाब। क्या हमारे समुदाय के लिए वो कोई चीज रखेंगे इस कमेटी में, या नागपुर के भाषण को और उनके जो इशारे हैं उनको कमेटी में रखेंगे? बट ये दिखावा है और असली काम उनसे करवाना है मजबूर करा के। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है ऐसी मजबूरी भी नहीं होनी चाहिए। शायद आदमी को अपना पद ही छोड़ देना चाहिए। अगर इतनी मजबूरी महसूस हो कि मैं अपने समुदाय के लिए काम नहीं कर सकता और मजबूरी में सिर्फ गरिमा बचाए रखने के लिए आप पद ढोते हैं, तो मेरे जैसा व्यक्ति होता तो पद को त्याग देता। अब मूल विचार इसमें यह आता है, इनका जो आर्ग्यूमेंट है कि चुनावों की फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति होती है, उसको कम करना है और एक साथ चुनावी चक्र को स्थापित करना है। ये कहते हैं कि बार बार चुनाव जो है विभिन्न चुनौतियां पैदा करता है। जैसे इनका कहना है कि हमारे राजकोष पर इसका बोझ पड़ता है। चुनावी अवधि के दौरान नीतिगत व्यवधान और प्रशासनिक अधिभार बढ़ जाता है, यानी हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो सब एंगेज हो जाते हैं। हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है और इसके अलावा कहते हैं पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। अब क्या ये नया विचार है? तो इसके अगर मैं इतिहास में जाऊं तो ये कोई नया विचार नहीं है, बस इसको फिर से कुछ हस्तियों की बयानबाजी के द्वारा राजनीतिक महत्व दिया जा रहा है।
भारत में चुनाव आयोग ने शुरुआत में 1982 में एक 7 चुनाव कराने का विचार भी रखा था। इसकी हिस्ट्री टटोल लेते हैं और फिर मैं इनके एक एक जो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ये गिना रहे हैं उसका हम क्रिटिक देखेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है। 1999 में भी भारत के विधि आयोग जो बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका गठन चुनावी कानूनों में उन्होंने भी सुधार की बात की और 170वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने का विचार प्रस्तावित किया। तो आइडिया पुराना है, एक व्यक्ति से रिलेट मत करिए, खास तौर पे उस व्यक्ति से जिसकी फोटो आपको ऑटो के पीछे, बस के पीछे, चाय का गिलास उठाइए तो उस पर भी उसकी फोटो, कोई सर्टिफिकेट लीजिए तो उस पर भी उसकी फोटो। तो ये वन फेस से रिलेट मत करिए। ये आइडिया इस देश के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए पुराना है। इस एक व्यक्ति से हमें रिलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव जो वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर विचारधारा जिसे हम ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं, जिसका खाली वो चेहरा है, तो इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है और वो देखते हैं कैसे। इसके अलावा विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने 2018 में भी 7 चुनावों पर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें समकालिक चुनावों के फायदों पर प्रकाश डाला और इन्होंने, ये सारी पॉजिटिव है। न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता में भी विधि आयोग ने बताया कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव संभव नहीं है। तो दोनों पहलू आते रहे। लोग कह रहे हैं कि कराना है, बेसिकली पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंजेस की बात है, वो हर जगह होती है तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी होगी। अब वर्तमान सरकार ने, और यहां से हमारे विरोधियों का षड्यंत्र और उनकी विचारधारा शुरू हो जाती है, इन्होंने इसे अपने एक एजेंडे के रूप में अपना लिया है। एजेंडा क्या है? अधिकतम शासन। साथियों, 2 बातें देखिए। एक, विचार को प्रोपोगेट कौन कर रहा है। पहले हमने आर्ग्यूमेंट किया विचार इनका नहीं है। दूसरा, विचार को ये प्रोपोगेट कर रहे हैं। एक बात में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ये हमारे दोस्त हैं या हमारे विरोधी हैं। मुझे लगता है बामसेफ के कैडर, बामसेफ में आने वाले सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक चीज क्लियर होगी कि ये जो ब्राह्मणवादी हमारे विरोधी हैं और खास तौर पे राजनीतिक विरोधी हैं, ये विरोधी ही नहीं हमारे शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि ये हमारे हक और अधिकार मारते हैं, लेकिन कभी भी मूल निवासी समाज का व्यक्ति इनके हक और अधिकार नहीं मारता। तो हमें इनके एजेंडे को, जिसमें ये अधिकतम शासन, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम गवर्नेंस करना चाहते हैं। क्यों भाई? इस समाज में जब विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जब नेता यहां से उठ रहे हैं, जब बात रखने का मुद्दा यहां से उठ रहा है, वो ताकत इनमें बन रही है, तब आप ये प्लान कर रहे हैं। तो हमें एजेंडा के खिलाफ अपना एजेंडा लड़ाना है और इसीलिए बामसेफ को साधुवाद कि इस एजेंडा पे प्रहार करने के लिए ये सेशन रखा गया और इसमें मुझे मौका भी दिया गया। 2014 में खासतौर पे वर्तमान सत्ताधारी पार्टी जब सत्ता में आती है तो इन्होंने फिर से इस बहस को और बढ़ाया और इसके लिए हम देख सकते हैं अलग अलग रेफरेंसेस, जिसमें मैं संजय कुमार जी की 2022 की किताब इलेक्शंस इन इंडिया एन ओवरव्यू, राउटलेज से छपी है 2022 में, इसको कोट करता हूं। अब थोड़ी और पृष्ठभूमि साथियों तलाशते हैं तो ये देखेंगे कि पहला आम चुनाव भारत में 1951-52 में एक साथ आयोजित किया गया। 1 नेशन में एक ही इलेक्शन हुआ, लेकिन तब तो शुरुआत थी और बाद के वर्षों में भी ये जारी रहा। 1957, 1962 और 1967 में 1967 तक एक चुनाव कराए और इसमें जो नया फिर से ये आर्ग्यूमेंट लाने की बात है कि एक देश एक चुनाव, इसकी कॉपी बेसिकली इन्होंने, अभिषेक भी रेफर कर रहे थे, स्वीडन से की है। स्वीडन एक देश है। 1959 में संविधान के अनुच्छेद 356 के लागू होने के कारण इसे अस्थायी रूप से बाधित कर दिया गया और इस उदाहरण में केरल सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया और राज्य में नई सरकार स्थापित करने के लिए 1960 में नए चुनाव कराए गए। मैं हिस्ट्री बता रहा हूं कि कैसे एक साथ चुनाव होते होते अलग अलग होने लग गए। तो जब केरल सरकार को बर्खास्त किया गया तो इस पुराने एक साथ चुनाव वाले से उसका इलेक्शन अलग हो गया। अब दशकों में चलते हैं और मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा, एटलीस्ट रिजल्ट की बात करूंगा कि जब चुनाव एक साथ होते हैं तो क्या रिजल्ट आता है 10 साल में, पहले 10 साल में, और 10-10 साल पे हम देखेंगे, और जब चुनाव अलग अलग होते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। पहला दशक हम देखते हैं 1951 से 60।
इसमें एक साथ चुनाव के 35 उदाहरण देखे गए, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अन्य दशक में इतनी अधिक संख्या में चुनाव नहीं हुए, क्योंकि ये शुरुआती दौर था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होता है राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, और परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों में और इलेक्शंस में कमी आती है इसके बाद। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि जीत किसकी रही, जो पहला सवाल मैंने शुरू किया था कि हम किस पार्टी से अपने को रिलेट करें, मूल निवासी समाज का रिप्रेजेंटेशन लीडर्स के रूप में कौन सी पार्टी में और कौन से दशक में नजर आता है, तो ढूंढिएगा। क्या आपको इस पार्टी में नजर आता है जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूं? कांग्रेस पार्टी ने इन पूरे नतीजों पर 1951 से 60 तक हावी रही। लोगों को उस समय बस हाथ का पंजा ही दिखता था, उस पे कैसे अपनी लकीरें बनानी है ये बाद में धीरे धीरे होना शुरू हुआ। और इतना हावी रहा कि नए दलों की कोई भी गुंजाइश इस दशक में नहीं थी। 1951 से 60 तक राष्ट्रीय और इस दशक में ही राष्ट्रीय और राज्य क्षेत्रीय पार्टियों के बीच वोट शेयर का एकीकरण बहुत अधिक था, और राजनीतिक दल ऐसे बहुत कम थे जो बाहरी थे। तो खास तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा इस पहले दशक में था, और एक साथ चुनावों के पहले इस चरण में, इस पहले दशक में राजनीतिक दलों का समान प्रतिशत वोट मिले, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां दोनों पर लागू होता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां बहुत कम थी। दूसरे दशक पे चलते हैं, 1961 से 70। दो लोकसभा चुनावों में, लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभा चुनावों में भी राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा इस दशक में भी देखने को मिलता है। और कांग्रेस के लिए चुनौती शुरू होती है तीसरे दशक में, 1971 से 80 का दशक। साथियों, यही वो दशक है 1973, और हम बात कर रहे हैं 1971 से 80 की। यही वो दशक है जहां पर हमारी बामसेफ ने, उसके कार्यकर्ताओं ने, उसके लीडर ने ये टॉपिक बनाने को राउटलेज की किताब में मजबूर कर दिया राइटर को, जहां उन्हें कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के लिए पहली चुनौती शुरू होती है 1971 से 80 के दशक में। क्या लिखते हैं वो? कहते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों की राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक गतिशीलता, यानी जब हम लोग एक्टिव हो गए राजनीति में, इकोनॉमिक्स में, और मोबिलिटी बढ़ी। इससे पहले कौन सा राष्ट्रीय अधिवेशन होता था जिसमें मूल निवासी समाज के लोग एक साथ इकट्ठे होते थे? इसी मोबिलिटी की बात हो रही है, इसी चर्चा की बात हो रही है जो हम लोग यहाँ पर कमरों में, सभागार में बैठकर तय करते हैं। यह सवाल कल एक पूछा जा रहा था कि वोट किसको देना है। जब तक ये डिस्कशन नहीं आएगा, जब तक ये सवाल नहीं आएंगे, आंसर कैसे आएगा? इसीलिए इंपॉर्टेंस है इन कुर्सियों पे बैठना, यहाँ आना, और यहाँ पर जो भी छोटा मोटा कष्ट होता है उसके अलावा कि हम एक पब्लिक डिस्कोर्स खड़ा कर रहे हैं बामसेफ के माध्यम से इस समाज के लिए, इस समुदाय के लिए। तो ये दशक कांग्रेस के लिए अस्थिर हो जाता है, और उन्हें बहुत सारे विरोध और धरना प्रदर्शनों का भी सामना करना पड़ता है। और इसी दशक में 1971 से 80 का दशक मैं बता रहा हूं, तीसरा दशक है, कई राज्यों में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, और एक साथ चुनावों की प्रक्रिया में रुकावट देखी जाती है। एक मीनिंग यहां पर यह जरूर निकालना है कि जब क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा है, तब ये बात क्लियर है कि हमारे रीजनल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे पर्टिकुलर, हम सिर्फ देश में वासी हैं ठीक है, लेकिन हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स बड़े नहीं होते। कुछ ऑब्जेक्टिव्स छोटे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स उससे छोटे होते हैं। तो जिस हिसाब का ऑब्जेक्टिव होगा उस हिसाब का हमें लीडरशिप चाहिए। सारा ऑब्जेक्टिव, सारे उद्देश्य कैसे एक ही जगह? परिवार हम सब चलाते हैं, कई बड़े टारगेट्स होते हैं, कई छोटे, कई उससे छोटे। सबके लिए हम जरूरतें अलग हिसाब से पूरी करते हैं, अलग तरीके से पैसा बचाते हैं, या सब कुछ एक ही जैसा कर देते हैं घाल में? सबके लिए अलग तरीका अपनाया जाता है। तो लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन के लिए एक तरीका क्यों कि बस पूरे देश में एक ही नेता, एक ही पार्टी जिस भी तरीके से आए और एक ही चुनाव? हमें जरूरत नहीं है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स बड़े, मध्यम और छोटे, तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, और तीनों टाइप के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने
ये 3 टियर सिस्टम, 3 स्तरों का चुनाव इसीलिए रखा है। आपसे ज्यादा समझदार इस संविधान के निर्माता थे। हमारे विरोधियों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, उन्हें पता था कि इस समाज के, जो सर्वहारा समाज है, जिसके पास अभी हक और अधिकार नहीं है, इसके ऑब्जेक्टिव्स छोटे भी होंगे, मध्यम स्तर के भी होंगे और बड़े भी होंगे। तीनों ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हालांकि इस सब के बावजूद इस तीसरे दशक में फिर भी राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा बना रहा। आप इमेजिन करिए, क्या आप अपने आप को इस दशक से अब पूरे राष्ट्र की पॉलिटिक्स में रिलेट कर पा रहे हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन मूल निवासी के रूप में भारत देश में शुरू हो गया था। आगे और चलते हैं। 1981 से 90 पहले कुछ समय इसमें कांग्रेस का पूर्ण प्रभुत्व देखा गया, लेकिन उसके बाद इसकी लोकप्रियता में अचानक गिरावट आई। इन चुनावों में भी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रभुत्व और वोट शेयर के पहले के पैटर्न को, जो पहले का तरीका था, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के सामने समस्या आ रही है हमारे विरोधियों के कार्यकलापों के द्वारा। अब इसके बाद 2011 से 20, ये आखिरी दशक है, एकल प्रमुख पार्टी उभर कर सामने आती है। 2 चुनाव हुए, 2014 और 19, और यहां पर अगर हम देखें कि 12 जो चुनाव हुए, जो एक साथ हुए, उनका सिर्फ एनालिसिस अगर हम करें तो राष्ट्र के संघीय चरित्र पर, राष्ट्रीय और राज्य दलों के समग्र वोटर शेयर पैटर्न को देखें और प्रत्येक राज्य की चुनावी प्रणाली के विशिष्ट चरित्र को देखें, क्योंकि हर स्टेट में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसकी टाइमिंग, उसकी वोटर लिस्ट ये बनाई जाती थी, जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जिसको सबको धराशायी कर देने की कोशिश है। और ये सब क्यों था? क्योंकि उन्हें पता था कि लोगों के रीजनल एम्बिशंस अलग होते हैं, लोकल एम्बिशंस अलग होते हैं। नल में नहीं पानी आएगा तो आप राष्ट्र लेवल पे बात करेंगे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पे बात करेंगे? इस तरीके से हमें स्तर देखना जरूरी है, और यही समस्याएं आएंगी जो इस पूरे फेडरल सिस्टम को कोलैप्स करने की दिशा में, उसको ढहाने की दिशा में ले जाने का है। लेकिन इस बीच ये जरूर होता है कि इन चुनावों में 2 ध्रुव जहां पर हैं, ऐसे स्टेट्स, और जहां पर मल्टीपल ध्रुव हैं। ध्रुव का मतलब यहां पर सीधी सी बात है, जहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ। क्या उनमें 1 स्टेट 1 इलेक्शन का प्रभाव एक जैसा रहेगा? नहीं। जहां पर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन भी स्टेट्स में, वहां पर 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रभाव अलग होगा। जहां बाइपोलर है, 2 मेजर पार्टीज हैं, वहां पर इसका प्रभाव अलग रहेगा। इसका एक आंकड़ा और है, मैं ज्यादा आंकड़े देकर आपको बोर नहीं करना चाहता। अब तक का निष्कर्ष निकाल लेते हैं साथियों। अब तक का निष्कर्ष ये है कि एक साथ होने वाले चुनाव आमतौर पर राष्ट्रीय पार्टियों और विशेष रूप से सत्ता में पार्टियों के पक्ष में होते हैं, और ये सब गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं एक जीवंत लोकतंत्र को और इस खतरनाक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। आंकड़े मेरे पास कई हैं, लेकिन मैं उसको स्किप कर रहा हूं इस समय, क्योंकि आंकड़े देना मुझे थोड़ा सा ड्राई लगता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन जो इनका शिगुफा है, जो इनका षड्यंत्र है, पहली बात तो ये कॉपीड है बामसेफ की ही अपनी विचारधारा कि एक राष्ट्र एक शिक्षा, एक राष्ट्र एक चिकित्सा, वो तो दे नहीं रहे, उस पे कोई संज्ञान नहीं, उस पे कोई ध्यान नहीं। लेकिन एक कहूंगा ऐसा छात्र जो दूसरे नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, वो अकल इनकी मारी गई है। इन्होंने एक राष्ट्र तो उठा लिया और उधर कर दिया, एक राष्ट्र के आगे फिल इन द ब्लैंक्स में भर दिया एक चुनाव। अब इन पे ये भारी पड़ने वाला है। देखते हैं फिजिबिलिटी या प्रैक्टिकलिटी कितनी है। रूलिंग कोएलिशन का मानना है, और इनके बहुत सारे दावे हैं कि इससे क्या होगा, इससे खर्च में कमी आएगी, जो हमने शुरू में पॉइंट्स गिनाए थे उन सब की। मैं थोड़ा क्विकली वो करता हूँ, शायद ये मेरी पर्ची है सर, नहीं ओके, ये कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं थोड़ा सा स्लो चल सकता हूँ। कैसे प्रैक्टिकल होगा? जब इनके लिए प्रॉब्लम क्या है, इनके राष्ट्रीय स्तर के कर्नाटक का चुनाव देख लेते हैं, वहां पर 15 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया प्रचार के लिए। इनकी प्रॉब्लम ये है,
स्टेट में अगर अलग अलग जगह इलेक्शन होंगे तो इनके प्रोपेगेंडा के जो चेहरे हैं वो इतनी जगह कैसे पहुंचेंगे? और अगर आपको ये खर्चा कम ही करना है, बंद करिए ना हवाई जहाज से जाना, बंद करिए बड़ी बड़ी रैलियां। भाई साहब, जब इस देश में पीएचडी का वाइवा ऑनलाइन हो सकता है तो राजनीतिक पार्टियों का सम्मेलन या संबोधन ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? अगर जनता आपको इतना चाहती है तो बोलिए, यूट्यूब पे जनता सुनेगी आपको। आपको हर देश में, हर स्टेट में जाने की क्या जरूरत है इतना सारा तामझाम लेके जाने के साथ? असली खर्चा वहां होता है। असली खर्चा ये जो फोटो लगती है हर जगह, इस पे होता है। हर चीज में अपना विज्ञापन, ये खर्चा कौन गिनाएगा? खर्चा यहां पे मैं बताऊंगा कितना खर्चा होता है प्रति व्यक्ति इस इलेक्शन में, जिसका ये रोना रो रहे हैं, और ये नीति आयोग का कैलकुलेशन है। तो इनकी परेशानी ये होगी कि इनके सो कॉल्ड प्रधानमंत्री, इनके सो कॉल्ड गृह मंत्री, इनके ये जो स्टार प्रचारक हैं, ये इन जगह पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए इनको वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए। अब विपक्ष का कहना है, जो इसके खिलाफ हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं और भी पार्टियां शामिल हैं, लेकिन हमारी बात हमें मजबूती से कहनी है कि इससे व्यवहारिक कठिनाइयां तो आपने डिस्कस करी नहीं, और उसमें 5 महत्वपूर्ण बाधाएं हैं जिसको केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ने खुद कहा 2023 में, और इसको एक पैनल बनाया गया। इन्होंने कहा इसमें 5 मुख्य बाधाएं क्या हैं। पहली, संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता, जिसको अभिषेक ने भी डिस्कस किया। दूसरा, राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के बीच में आम सहमति कैसे बनाएंगे कि ये चेंजेस लाने हैं, आप खुद से तो कर नहीं सकते। तीसरा, चुनाव उपकरण की अतिरिक्त लागत जो लगेगी, वीवीपैट या ईवीएम मशीन जो भी है, उसका खर्चा कहां से आएगा। और फाइनली, अतिरिक्त मतदान और सुरक्षा बलों की आवश्यकता कैसे पूरी की जाएगी। अभी तो टुकड़ों में होता है, एक जगह हुआ सुरक्षा बल भेज दिए गए, जब एक साथ सारे देश में होगा कहां से इतना सुरक्षा बल आएगा? मशीनें कैसे आएंगी? और उस पर खर्चा जो होगा, ये असली खर्चा है। उस खर्चे को छुपाकर जो नकली खर्चा है वो हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन कराने में खर्चा होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य और इसकी प्रक्रिया, इन दोनों में खामियां हैं। और इसके उद्देश्य और प्रक्रिया, ओ नो की उद्देश्य और प्रक्रिया, वन नेशन वन इलेक्शन का ऑब्जेक्टिव और इसकी प्रोसेस दोनों एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये संविधान का तिरस्कार करती हैं, ये संविधान के खिलाफ हैं। इसके बाद चलते हैं और नकारात्मक परिणाम भी कुछ हम देख लेते हैं। और वो नकारात्मक परिणाम, अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा कि मतदाताओं और उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को जो सुरक्षा देनी है हमें, जो अर्धसैनिक बल और पुलिस बलों के द्वारा दी जाती है, वो कैसे पूरी होगी? जब पार्ट्स में नहीं पूरी हो पाती तो एक बार में कराने में कैसे पूरी होगी? और भारत में अगर चुनावों की बढ़ती लागत को देखें तो भाई ये जो फ्री बाइज आपने शुरू किए हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, जिससे भी आप रिलेट कर पाते हो अपने आप को, जिसको कहते हैं कि ये मूल निवासी समाज की पॉलिटिकल पार्टी है, बताइए क्या वो फ्री बाइज का वादा करती है? मुफ्त घोषणाएं नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। ये समाज तो वैसे ही सपोर्ट करने के लिए, अपने से देने के लिए राजी है, और आप बता रहे हैं कि ये मुफ्त में लेने वाला समाज है। मैं एग्री नहीं करता। ये वो समाज है जो 2-2 रुपए, 6-6 रुपए या 1000-1000 रुपए अपनी तरफ से जोड़ के एक आंदोलन को चलाने वाला समाज है। ये वो समाज नहीं है जिसको 5 किलो आपका राशन चाहिए। ये वो समाज नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं जो, खास तौर पे मैं कहूंगा, जो बाम से शिक्षित और प्रशिक्षित हैं, ये वो लोग नहीं हैं। ऐसे 5 किलो राशन को हम फिर से नकारते हैं और धिक्कारते हैं। भारत में चुनावी खर्च 2019 में ये कहते हैं 55,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिसर्च हाउस की 2019 की रिपोर्ट है, और कह रहे हैं कि ये 60 करोड़ के आसपास रहा, 60,000 करोड़ के। लेकिन आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम, उसकी खरीद पर 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा, और उसके बाद जब आप एक साथ कराएंगे तो ये मशीनें और खरीदनी पड़ेंगी। एक मशीन की एक लाइफ जो होती है, और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ये बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि एक मशीन की लाइफ है 15 साल। अब 15 साल में अगर 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा तो कितनी बार 15 साल में इस्तेमाल होगी मशीन? 3 बार।
बाकी समय मशीन धूल खाएगी। इतना पैसा लगा के ये मशीन, पहली बात तो हमें मशीन की भी खिलाफत है, ये मशीनें धूल खाएंगी और इससे आपका सितारा चमकेगा जो हम होने नहीं देंगे। अब आते हैं कि असली खर्च होता कितना है। चुनाव आयोग और नीति आयोग का कैलकुलेशन बता रहा हूं। ये कहते हैं कि जो भी चुनाव में खर्चा होता है वो 10 रुपए प्रति मतदाता प्रति वर्ष है। एक वोटर पे 10 रुपीस का खर्चा होता है एक साल में। आप इसको खर्चा बता रहे हैं, जो पूरी प्रक्रिया इस लोकतंत्र को बचाने के लिए है, जिसमें हमारा से है कि हम आकर उस वोट के माध्यम से अपना मैसेज आप तक देते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है कौन नहीं। आप कह रहे हैं 10 रुपया प्रति व्यक्ति एक साल में खर्चा बहुत ज्यादा है। तो बेल आउट पैकेजेस जो आप प्राइवेट कंपनीज को देते हैं उसको बंद करिए। अपनी आप जो पब्लिक रैलियां हैं उनको बंद करिए। आपके पहनावे, आपके पूरे पॉलिटिकल मैनेजमेंट पे पीछे जो पूरी टीम बैठती है, ये जो सोशल मीडिया पे इनकी पूरी टीम बैठती है, उस पे जो खर्च है ना, उस सब को बंद करिए। ये खर्च मत बताइए कि 10 रुपए एक व्यक्ति पे खर्च करने में हमें तकलीफ होती है। सब शिगुफा है, सब षड्यंत्र है। और इस तरीके से हम अगर आगे चलें, और अब क्योंकि मेरे पास पर्ची आ गई है, तो अगर हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी देखें तो इसमें भी फिर से बात यह आएगी कि अगर इसको ये लागू करते हैं तो फिर संशोधन की मांग होगी। और जो हालात इस समय राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसमें आपको लगता है कंसेंसस बन पाएगी? पार्लियामेंट में तो कंसेंसस बनने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे, निष्कासित कर देते हैं। जब स्टेट से सेंट्रल तक आप पहुंच जाएंगे अपने उस मुस्कुराते लेकिन हमारे लिए घातक चेहरे के साथ, तब आप क्या करेंगे? आप तो इस देश से ही निष्कासित कर देंगे साथियों। तो हम मूल निवासी समाज को इस बात से बहुत ही जागरूक रहने की जरूरत है। IDFC के इंस्टीट्यूट की जो पहले भी रेफर की अभिषेक ने, 2015 के रिजल्ट में भी यही बताया, और मैं इसको फिर से एक बार बस अंडरलाइन करता हूं कि जब एक साथ चुनाव होता है, जब पिछला इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, ये पूरे डेटा पे एनालिसिस बेस्ड है, 77%, 77%, मोटा मोटा मानिए 80% चांस है। और फेवर किसको मिलता है? जो सेंटर में पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको। मतलब अगर जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, अगर लागू होता है तो चेत जाइए, 100 में से 80 बार वो लोग आएंगे, 20 बार हमारा आने का चांस रहेगा। लेकिन सोचिए इस 20 बार के चांस में भी हमारी कवायद अभी PPID के साथ जैसे चल रही है, उसको और मजबूती के साथ 20% पे लाना, और ये तय करना कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो उन सारे लिबरल प्रिंसिपल्स को लेकर या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को लेकर चल रही है, उसको 20% में लाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कैसे हम उन्हें 80% का, हमें उन्हें रास्ता रोकना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज कर देता हूं जो क्रिटिक उसने रेज किए इस पूरे सिस्टम पे, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन। और देबरॉय और किशोर देसाई की ये 2016 की स्टडी है, एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, जो रिपोर्ट के रूप में पब्लिश हुई 2017 में। यदि किसी राज्य सरकार को अविश्वास मत के माध्यम से हटा दिया गया तो क्या होगा? क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, या नई विधानसभा चुनी जाएगी, या इंतजार करेंगे? अगला सवाल, और यह काल्पनिक है लेकिन जरूरी है, संघ और राज्यों के शासन में समान भागीदार होने की अवधारणा को कैसे हम जारी रख पाएंगे, जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है? तो इसीलिए ये फेडरल सिस्टम के लिए भी घातक है, जहां पर सीधे सीधे अनुच्छेद 1 की सामग्री का ये खंडन होगा, जो फेडरलिज्म के लिए डिटेल्स मेंशन करती है। दूसरा, जो अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को रिलेशनशिप है, यानी ऊर्ध्वाधर
और क्षैतिज इसको खत्म कर देगा। यानी दोनों तरीके से जुड़े हुए हैं हम राजनीति से, एक वर्टिकली और दूसरा हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल हो गया, आप मान सकते हैं जब हम सेंटर से स्टेट और सिटीजन के रूप में जुड़े हुए हैं, वो हो गया वर्टिकल। स्टेट लेवल पर जब हम हॉरिजॉन्टली जुड़े हुए हैं, ये फेडरल सिस्टम का नेचर ये खत्म कर देगा। एक और प्रभाव बताता हूं साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोटेल इफेक्ट। COATTAIL, कोटेल इफेक्ट। इसमें ये कहते हैं ये प्रभाव है, कोटेल प्रभाव। क्या होता है ये एक लाइन में समझिए। एक मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार, एक मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार या पार्टी नेता चुनाव में उसी पार्टी के अन्य उम्मीदवारों के लिए वोट आकर्षित करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसे कहते हैं कोटेल इफेक्ट। और यही हो रहा है। कुछ दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, सेंट्रल की पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, एक चेहरा दिखाकर, या अन्य स्टेट्स में भी उन पार्टीज को देखिए, एक चेहरा दिखाकर इस कोटेल प्रभाव को, तो बाकी लोग कौन चुने जा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं जाता है। लास्टली कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। मोंडे का मेन करली इनकी स्टडी है 1994 की। जब हम लोग वोट देने जाते हैं, और ये मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण है, मतदाता व्यापक विचार विमर्श प्रक्रिया में शामिल होने के बजाय सरल संकेतों की ओर रुख करते हैं। तो दे आर रीडिंग अस साइकोलॉजिकली, दे आर रीडिंग अस स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली। तो हम बड़े नहीं विचारों पे नहीं, हम सिंपल सिंबल्स की तरफ जाते हैं जब वोटिंग देने जाते हैं। उसी को, और सिंपल सिंबल्स और ये सामान्य या भोले भाले मूल निवासी, इन्हीं को ये बरगलाना चाहते हैं इस वन वोट वन नेशन वन इलेक्शन के द्वारा। और फाइनली इन्हीं व्यवहारिक चुनौतियों को मैं डिस्कस कर चुका हूं, और मैं लगता है क्योंकि 2 पर्चियां मुझे मिल चुकी हैं, तो अब मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूं। और कंक्लूजन यही है कि फिर से मैं कहूँगा कि शांतिपूर्ण लोकतंत्रीकरण को ये बदल देगा। और इसमें 4 पैमाने थे जो मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ समय की कमी के कारण, कि कैसे बदलाव होता है जब ऐसी सोच लाई जाती है। यानी लोकतंत्र, या जब तानाशाह जब शामिल हो जाते हैं या आ जाते हैं किसी सत्ता में, उनको उखाड़ फेंकने के 4 तरीके होते हैं। मैं सिर्फ आखिरी वाला तरीका बताऊंगा क्योंकि यही बामसेफ का तरीका है। सबसे संभावित तरीका है विध्वंसक तरीका। विध्वंसक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर तोड़फोड़ करनी है, वो उस विध्वंस का मतलब है अपने विरोधी को, इन षड्यंत्रकारियों को जड़ से उखाड़ फेंकना। और इसके लिए हमें नीचे से चुनौती पेश करनी होती है, जो लगता है बामसेफ के सभी कार्यक्रमों और पीपीआईडी की गतिविधियों पर आप नजर दौड़ाइए तो आप इत्मीनान हो जाएगा कि जिस भी क्षमता के साथ, जो भी क्षमता इस समाज के पास अभी अवेलेबल है और वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसके साथ नीचे से चुनौती इन विरोधियों के लिए, इन षड्यंत्रकारियों के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। लास्टली, घर में जब हम बच्चों की शादियां इस इंतजार में नहीं करते, अगर 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे एक साथ शादी करेंगे, तो भाई जब एक साथ शादी नहीं, अलग अलग करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज अलग होते हैं, हमारी स्कीम्स उस हिसाब से होती है, तो एक साथ इलेक्शन भी नहीं चाहिए। जब नोट यानी करेंसी अस्थाई है, जब शिक्षा अस्थाई है, जब नौकरी अस्थाई है, तो सरकार स्थायी किस लिए चाहिए? स्थायी बनते ही सरकार हमारे सवाल जवाब लेगी नहीं। और इसी बेसिस में मैं कहना चाहूंगा, ये ओ नो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, हमें बामसेफ के साथ और उसकी विचारधारा के साथ चलना है। हमें चाहिए एक देश एक चुनाव नहीं, हमें चाहिए एक देश एक शिक्षा, एक देश एक चिकित्सा। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।